तो हैलोवीन 6 द कर्स ऑफ माइकल मायर्स रिलीज हुई थी 1995 में और ये मूवी हैलोवीन फ्रेंचाइज की छठी फिल्म है ऑब्वियसली। और अगर आपको हैलोवीन फ्रेंचाइज के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो इस टॉपिक पर बनी मेरी सारी वीडियोस अभी इसी टाइम चैनल पे अवेलेबल है देखने के लिए, तो जाओ उनको देख लो। और अगर आपको इस मूवी का हाउस एट मूवी का एपिसोड देखना है तो वो भी चैनल पे अभी आप ही का इंतजार कर रहा है, तो उसे भी जाके देख लीजिए। अब हैलोवीन 6 के भी दो कट्स अवेलेबल हैं, प्रोड्यूसर्स कट और थिएट्रिकल कट। अब स्टार वॉर्स के मामले में दोनों कट्स में कोई डिफरेंस नहीं था स्टोरी में। कुछ चीजें थी जैसे कि सीजीआई शॉट्स वगैरह, लेकिन स्टोरी में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन हैलोवीन 6 के दोनों कट्स में डिफरेंस के अलावा कुछ नहीं है। एक कट के अंदर माइकल मायर्स का बच्चा हो जाता है और दूसरे वाले कट में नहीं होता। एक कट के अंदर माइकल मायर्स मूवी के एंड में एक आम आदमी बन के चला जाता है, दूसरी में नहीं जाता। जो थिएट्रिकल कट है वो थोड़ा कम अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा वाइडली अवेलेबल है। जो प्रोड्यूसर्स कट है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है लेकिन अवेलेबिलिटी के मामले में कटर में है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं थिएट्रिकल कट यूज करूंगा, क्योंकि एक बार को स्टार वॉर्स का डिस्पेशलाइज वर्जन ढूंढने से मिल तो जाता है, लेकिन इसका प्रोड्यूसर्स कट मिलना मतलब किसी इंडियन हॉरर फिल्म में हॉरर मिलने जैसा है, बहुत ज्यादा रेयर। किसी ने सही कहा है, मिरेकल्स डू हैपन। अब जब मैंने स्क्रिप्ट में ये सारा पार्ट लिखा कट्स वगैरह के बारे में, तो मैं उसके बाद पहुंचा मूवी को देखने ताकि मैं स्क्रिप्ट लिख सकूं इस वीडियो की। और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास जो कट है वो एक्चुअली प्रोड्यूसर्स कट है, जो कि मिलना बहुत ज़्यादा रेयर होता है। मैं खुद मूवी को ढूंढते वक्त ढूंढ रहा था प्रोड्यूसर्स कट और थिएट्रिकल कट दोनों, ताकि मुझे दोनों मिल जाएं और मैं कट कंपैरिजन वाली वीडियो के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूं। और मुझे प्रोड्यूसर्स कट नहीं मिला और मुझे लगा कि मेरे पास जो कट आया है वो थिएट्रिकल कट है। जब मैंने उसे खोल के देखा तो आई रियलाइज कि ये प्रोड्यूसर्स कट है। और अगर आपको इन दोनों कट्स का कट कंपैरिजन देखना है तो मेरे पास वो पड़ा है, लेकिन उसको मेरे पास से आपको ही निकलवाना है, एंड यू नो हाउ। अब अगर आपको इस मूवी को देखने की जरा सी भी चाह है तो यही सबसे सही टाइम है इस वीडियो को छोड़ के जाने का, क्योंकि इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं उस मूवी की स्टोरी और होने वाले हैं ढेर सारे स्पॉयलर्स। तो मूवी की शुरुआत होती है इस औरत को जो कि चिल्लाए पड़ी है और साथ ही में कुछ लोग जो कि शायद डॉक्टर्स हैं इसे लेके जा रहे हैं पता नहीं क्यों इस फैक्ट्री जैसी जगह में, और फिर इसे ले जाते हैं इस गुफा जैसी जगह में। फिर होती है एक बच्चे की डिलीवरी और हम देखते हैं कि ये डॉक्टर ने इस औरत के बच्चे को झोली बाबा को दे देती है। और फिर हम देखते हैं कि इस गुफा जैसी जगह में हो रही है एक रस्म उस बच्चे को लेके, और साथ ही साथ कोई नरेट कर रहा है हमें माइकल की अब तक की सारी कहानी, और उस बंदे के हिसाब से माइकल को अब तक कोई कंट्रोल कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि ये औरत जेमी थी जो कि लास्ट मूवी में एक बच्ची थी और अभी अपना खुद का बच्चा लेके इस डॉक्टरनी की मदद से गुफा वाली जगह से भाग रही है। अब ये डॉक्टरनी जेमी को बच्चा लेके भागने के लिए कहती है और खुद दूसरी दिशा में चली जाती है, और वहां आ जाता है माइकल जो कि उसे खूंटे से लटका देता है। अब जेमी बच्चे को लेके भाग ही रही होती है और माइकल भी उसके पीछे पड़ जाता है। वो एक आदमी का ट्रक लेके भागती है और माइकल उस आदमी की गर्दन तोड़ देता है। अब यहाँ मायर्स हाउस में जो कि अब बिक चुका है, डैनी नाम के बालक को बुरे सपने आ रहे होते हैं। वो अपनी माँ कैरा को आवाज लगाता है। डैनी को सुला के उसकी माँ कपड़े बदलते हुए रेडियो सुन रही होती है, जहां आरजे हैडनफील्ड और माइकल मायर्स के बारे में ही बात कर रहा होता है। अब कैरा नोटिस करती है कि उसके सामने वाली खिड़की से एक लड़का उसे देख रहा है, और वही लड़का रेडियो जॉकी को कॉल करके बताता है कि उसने माइकल मायर्स को देखा है। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं टॉमी डॉयल है, जिसे फर्स्ट हैलोवीन की रात लॉरी स्ट्रोड बेबीसिट कर रही थी। और मूवी की शुरुआत में नरेशन भी यही कर रहा था। और टॉमी ये भी कहता है कि माइकल वापस आएगा और इस बार टॉमी तैयार रहेगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर लूमिस जो कि सेम रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं जिसमें अब लोग माइकल के स्पेस में होने की बात कर रहे हैं। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी है क्योंकि माइकल मायर्स उन चुनिंदा स्लैशर्स में से एक है जो कि अभी तक स्पेस में नहीं गया, क्योंकि जेसन, पिनहेड और लेप्रिकॉन तीनों ने अपनी एक एक मूवी स्पेस में निपटा ली है। अब डॉक्टर लूमिस के घर जो कि रिटायर हो चुके हैं आ जाते हैं डॉक्टर टेरेंस उन्हें वापस स्मिथ्स ग्रोव ज्वाइन करने के लिए मनाने के लिए।
अब यहाँ जेमी अपने बच्चे को लेके एक बस डिपो से उसी रेडियो शो पे फोन करती है क्योंकि पुलिस का फोन लग नहीं रहा होता और कहती है कि माइकल मायर्स उसके पीछे पड़ा है। अब डॉक्टर लूमिस और टॉमी दोनों ही ये सब सुन लेते हैं क्योंकि दोनों ही वही सेम रेडियो शो सुन रहे थे। अब यहाँ जेमी अपने बच्चे को बस डिपो में छुपा के वो गाड़ी लेके निकल जाती है और माइकल मायर्स भी उसके पीछे लगा रहता है और उसे ढूंढ के हमेशा के लिए सुला देता है। यहाँ मायर्स हाउस में हम कैरा, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई से मिलते हैं और बाय डायलॉग हमें पता चलता है कि कैरा ने अपना घर छोड़ दिया था और 5 साल बाद वो वापस आ गई एक बच्चे के साथ। फिर कैरा और उसके बाप के बीच में एक हंसी मजाक होता है और डैनी अपने नाना को बड़े प्यार से चाकू दिखाता है। इट्स अ फैमिली लव के बाद ओए इस मूवी में ऐसे कई सारे सस्ते और नकली जंप स्केयर्स हैं जो कि इसकी 9% रॉटन टोमेटो रेटिंग्स को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर देते हैं। यहाँ स्मिथ्स ग्रोव में लूमिस और टेरेंस को खबर मिलती है कि आज ही की सुबह जेमी लॉयड की लाश बरामद हुई है हैडनफील्ड के पास और यहाँ टॉमी रेडियो वाली जेमी की रिकॉर्डिंग की मदद से उसी बस डिपो पे पहुंच जाता है और उसे वहां जेमी का बच्चा भी मिल जाता है। वहां से वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां पे उसे डॉक्टर लूमिस मिल जाते हैं। यहाँ डायलॉग से हमें पता चलता है कि मायर्स हाउस में रहने वाले लोग स्ट्रोड्स के खानदान के लोग हैं। अब क्योंकि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टॉमी को भगाने आ जाती है इसलिए वो लूमिस को रात के 9 बजे हैडनफील्ड में होने वाली रैली पे मिलने के लिए बुलाता है। अब लूमिस पहुंच जाता है मायर्स हाउस और टॉमी उस बच्चे को अपने घर ले जाता है और उसे स्टीवन नाम भी दे देता है, पर मैं इसे इस वीडियो में बच्चा ही बुलाऊंगा। मायर्स हाउस में लूमिस कैरा की मम्मी को लॉरी और माइकल के पूरे इतिहास के बारे में बताता है और वो अपने पति को फोन करके यहाँ से चलने के लिए कहती है। पति तो मानता नहीं पर माइकल मायर्स इसका काम तमाम जरूर कर देता है। अब कैरा कॉलेज से घर आती है और डैनी, टॉमी और उस बच्चे को वहीं पाती है। टॉमी उन सबको लेके सामने वाले घर में ले आता है जो कि मिसेस बी का घर होता है और टॉमी भी वहीं रहता है। उस घर की खिड़की से डैनी को माइकल दिखता है और इस मूवी के मेकर्स ओरिजिनल के कई आइकॉनिक शॉट्स को रीडू करने की वाहियात कोशिश करते हैं। फालतू एडिटिंग और हिस्ट्री लेसन के बाद हमें पता चलता है कि माइकल का अपनी फैमिली को मारना किसी पुरानी रस्म का हिस्सा है जिसमें पूरे गाँव को बचाने के लिए किसी एक बालक को थॉर्न का कर्ज लगता है जिसकी वजह से उसे हैलोवीन की रात पे अपने पूरे परिवार को निपटा देना होता है और माइकल मायर्स वही बालक है और जेमी का बच्चा माइकल का वो आखिरी सैक्रिफाइस है जिसे माइकल को निपटाना है। अब टॉमी लूमिस से मिलने उसी रैली में पहुंच जाता है और कैरा को बच्चा देखे कहता है कि डैनी और बच्चे को लेके उसके रूम में चली जाए और रूम अंदर से लॉक कर ले और गलती से भी उस मायर्स हाउस में ना जाए। टॉमी के जाने के बाद मिसेस बी डैनी को हैलोवीन के बारे में बताने लगती हैं और ये भी बताती हैं कि जिस रात माइकल ने अपनी बहन निपटाई थी उसे मिस्टर बी ही बेबीसिट कर रही थी और उसे कोई आवाजें सुनाई दे रही थी और उस आवाज ने ही उसे कहा अपनी बहन को मारने के लिए। अब यहाँ मायर्स हाउस में कैरा के बाप को भी माइकल भून देता है और उस रैली में वही आरजे जो माइकल के ऊपर रेडियो शो कर रहा था वो भी दबोच लिया जाता है बाय आर लवली माइकल मायर्स। अब मायर्स हाउस में कैरा का भाई और उसकी बंदी आ जाते हैं और माइकल मायर्स उन्हें भी स्लाइस एंड डाइस कर देता है। कैरा सामने वाले खिड़की से उन्हें वार्न करने की कोशिश भी करती है पर बचा नहीं पाती और पता नहीं क्यों डैनी अपनी माँ को छोड़ के सामने मायर्स हाउस में चला जाता है। उसके पीछे पीछे कैरा भी जाती है उसे बचाने के लिए और सरप्राइजिंगली उसे बचा के भी वहां से निकाल लाती है। वहां से भाग के वो लोग सामने वाले घर पहुंच जाते हैं जहां टॉमी और लूमिस आ चुके थे। अब इन लोगों को समझ नहीं आता कि माइकल को किसने बताया कि बच्चा यहाँ है। तभी डॉक्टर टेरेंस वहां आ जाते हैं अपने कुछ साथियों के साथ और पता चलता है कि मिसेस बी भी उनके साथ ही मिली हुई हैं। वो लोग टॉमी और लूमिस को बेहोश करके कैरा, डैनी और बच्चे को ले जाते हैं। ठीक होते ही टॉमी और लूमिस स्मिथ्स ग्रोव सैनिटेरियम पहुंच जाते हैं। वहां लूमिस और टेरेंस में तुमने ऐसा क्यों किया वाला सीन होता है और टेरेंस लूमिस को अपने साथ मिल जाने को कहता है पर वो नहीं मानता और एक तीसरा डॉक्टर लूमिस के सर में कुछ दे मारता है। यहाँ टॉमी को चीखों की आवाज आती है और वो उसे देखने चला जाता है और वहां उसे कैरा मिल जाती है जिसे वो छुड़ा लेता है और टेरेंस और पार्टी को देखने की कोशिश करता है जो कि बालक के साथ पता नहीं कुछ कर रहे होते हैं।
तभी माइकल वहां आके डॉक्टरों को मारने लगता है और टॉमी बच्चा लेके कैरा और डैनी के साथ वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो लोग एक लैब में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारा हरा एसिड रखा होता है और वहां जाके हमें ये भी पता चलता है कि जेमी का बच्चा एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। माइकल भी उनका पीछा करते करते वहां आ जाता है और टॉमी एसिड के इंजेक्शन उसमें दे मारता है और फिर माइकल को धै धै पीटता है और पीट पीट के उसकी हरी टट्टी निकाल देता है। लूमिस वहां आके कैरा और बच्चों को भगा लेता है और टॉमी कैरा दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठा के भेज देता है और खुद रुक जाता है ये कह कि उसे कुछ काम है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ इस मूवी का एंड बहुत ज्यादा एंटी क्लाइमेक्टिक है और मूवी देखने के बाद फील होता है कि बस खत्म, क्योंकि इस मूवी के अंदर एंडिंग बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से चेंज करी गई। इस मूवी का थर्ड एक्ट और प्रोड्यूसर्स कट का थर्ड एक्ट इतना डिफरेंट है कि प्रोड्यूसर्स कट को वो बहुत ज्यादा बेहतर बना देता है इस मूवी से। प्रोड्यूसर्स कट इतना भी बेहतरीन नहीं है, लेकिन इस मूवी से जरूर वो बहुत ज्यादा बेहतर है और उसमें कई सारी चीजें ज्यादा सेंस बनाती हैं और उस मूवी की एंडिंग कम से कम इतनी एंटी क्लाइमैक्टिक तो फील नहीं होती। तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर टेरेंस का कल्ट ज्वाइन करने।